Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So आज के PIB Insights के लेक्चर में हम करने वाले हैं cooperative sector and its initiatives because Prime Minister Narendra Modi has revealed a lot of initiatives at Bharat Mandapam, New Delhi about cooperative sector. तो इसलिए ये न्यूज़ में था. Besides learning about these initiatives, we would study कि cooperative sector है क्या, है ना? That is very important for us. So that we are going to see. Apart from it, we are going to solve 5 questions from PIB. So here I have picked questions from Saturday and Sunday. ठीक है, 24th and 25th February. यहाँ से मैंने questions उठाए हैं and I have picked the best 5 topics out of there. Then apart from that, I will solve the PIB questions of the previous lecture. ठीक है, जो हमने फ्राइडे को करे थे. तो स्टार्ट करते हैं. तो टॉपिक्स हैं आज के हमारे क्वेश्चन जिन पे बनाए. एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंसेस सर्वे है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज लास्ट 2011-12 में हुआ था और उसके बाद अब 22-23 में ये आया है. तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रह सकता है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो सर्वे हमें इससे आइडिया लगता है कि मंथली पर कैपिटा क्या कंजप्शन रह रहा है हाउस होल्ड का, उसका एवरेज निकल के आता है. तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें. एंड ऑल्सो इफ़ यू गो इन द माइक्रो डिटेल्स ऑफ दिस सर्वे वी कैन स्टडी कि कौन से लोग किस अर्बन एरिया में कौन से टाइप के लोग जिनकी इनकम कितनी ज़्यादा है वो किस टाइप की स्पेंडिंग कर रहे हैं. ठीक है, उनका कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है. तो हम काफ़ी ड्रास्टिक चेंज भी देख सकते हैं कि 2011-12 के बाद 22-23 में आजकल कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है. फूड के अलावा, क्लोथिंग के अलावा हम किन किन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, सो ये माइक्रो लेवल पे डेटा भी हमें सर्वे के थ्रू मिल जाता है. तो इंपॉर्टेंट सर्वे है. उसका WTO पे न्यूज़ थी. WTO में ये थी कि बिकॉज यू 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हैज़ बीन गोइंग ऑन. इसी की पैरेलल में G33 ने अपने जिनका डेलीगेशन इंडोनेशिया ने हेड किया है उसके थ्रू उन्होंने कुछ मैसेज पहुँचाया है WTO को रिगार्डिंग बेसिकली हाउ टू एनेबल G33 कंट्रीज स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज टू हैव अ कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म बेसिकली. तो उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया G33 ने. तो मैंने यहाँ पे WTO पे 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे. एक मैंने डिस्प्यूट सेटलमेंट पे पूछा है. तो ये न्यूज़ में रहता है बिकॉज ये एक आइडल हो चुका है. इसमें USA का काफ़ी बड़ा रोल है बिकॉज कहीं ना कहीं वो USA के ही इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एपेलेट बॉडी इलेक्ट होती है. ठीक है, तो USA जानबूझ के ये नहीं करता है ताकि ये जो बॉडी का ये वर्क ना कर पाए. ठीक है, तो हमेशा न्यूज़ में रहता है. देन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. यहाँ पे देखो हमने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सी टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं. देयर आर ग्रीन सब्सिडीज़, एम्बर सब्सिडीज़. ठीक है, ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज़ होती है अंडर द हेड ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़. इसमें कुछ सब्सिडीज़ अलाउड होती हैं और कुछ नहीं अलाउड होती हैं. अलाउड कौन सी होती हैं? अलाउड वो होती हैं जो मार्केट में डिस्टॉर्शन नहीं लेके आ रही हैं. डिस्टॉर्शन मतलब कि आपने फार्मर को बता दिया कि ये प्राइस होने वाला है. लाइक MSP ले लो फॉर एग्जांपल. उससे क्या प्राइस सेट हो गया, या फिर फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो ऑफ फॉर ग्रोइंग सम क्रॉप. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है. तो ये ऐसी टाइप ऑफ सब्सिडीज आर नॉट अलाउड अंडर WTO एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस. ठीक है, उनके अलावा ये अलाउ नहीं होता. उसके अलावा यू कैन एनी वे हेल्प योर फार्मर्स थ्रू वेरियस सब्सिडी प्रोग्राम्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स जो मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फार्मर को कहा कि हम वीट जो है MSP पे लेंगे और गवर्नमेंट ने लेट्स से लीगल कर दिया इसको. सो व्हाट विल हैपन, एवरीबडी इन इंडिया विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वीट. इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में वीट की सप्लाई बढ़ जाती है तो वर्ल्ड में प्राइसेस गिर सकते हैं. ठीक है, इंडिया में तो फार्मर से वो खरीद लेंगे MSP में गवर्नमेंट, बट वर्ल्ड में सिंस सप्लाई विल इंक्रीज देयर इज चांस कि मार्केट का डिस्टॉर्शन हो जाए, वहाँ पे प्राइस गिर जाए. ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट. तो इसलिए WTO टू फैसिलिटेट ट्रेड ताकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही तरीके से हो पाए, इसके लिए वो कहते हैं कुछ सब्सिडी अलाउ होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सॉइल सर्टिफिकेशन स्कीम हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया 6,000 का जो हम देते हैं PM किसान के अंदर. दीज आर अलाउड. ठीक है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम MSP से चेंज करके दूसरी टाइप की सब्सिडी स्टार्ट कर देना. लाइक आप कह सकते हो PM किसान हो गया, ये सब हो गया. ठीक है, सो बिकॉज दोज आर नॉट WTO कंप्लाइंट. ठीक है ना. उसके बाद हम पढ़ेंगे बैटरी प्रोजेक्ट. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बैटरी प्रोजेक्ट बनाया है. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी प्रोजेक्ट. और कौन सी स्टेट में बनाया है इस पे क्वेश्चन है.
देन कोऑपरेटिव से क्योंकि हम पढ़ने भी वाले हैं और न्यूज़ में भी था, तो मैंने जो 2023 के अंदर अमेंडमेंट आया है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट, ये आप फेज 2 ऑफ आरबीआई में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे पिछले लेक्चर के आंसर्स की। तो ये था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में। तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, उसके रिगार्डिंग था। तो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो लाइफ स्टॉक होता है हमारा, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, इनकी इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। इनको कोई डिसीज़ हो रही है तो हमें उसका इंश्योरेंस मिल जाए। तो उस इंश्योरेंस से जो बेनिफिशियरी होता है, जो फार्मर होता है, उसको कितना परसेंट पे करना पड़ता है? तो 15% है वो, यस इट इज़ 15%। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरा है हमारा जो प्रेजेंट एनएलएम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के 3 सब कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखना है। 3 सब कंपोनेंट्स है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये गलत इसलिए है बिकॉज जो थर्ड कंपोनेंट है ना, ये गलत कंपोनेंट है। ये पहले था, अब चेंज करके कोई और कंपोनेंट आ गया, दिस इज दी रॉन्ग कंपोनेंट, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 50 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी फॉर प्राइवेट कंपनीज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीड प्रोसेसिंग सेंटर्स। सीड फॉर व्हाट? सीड फॉर फोडर। फोडर जो होता है, जो लाइफ स्टॉक को दिया जाता है, उनके सीड को प्रोसेस जो करवा रहा है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज, उनको 50 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बोथ ए एंड सी। तो ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर नबार्ड टाइप एग्जाम्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आरबीआई में भी दे कैन ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चन ऑन लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड भी है, रूरल एरिया से भी रिलेटेड भी है, एंड एनिमल हस्बेंड्री से भी रिलेटेड है। तो ये आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप इसको नबार्ड के लिए पढ़ते तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर आरबीआई, बट स्टिल यू नीड टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स, बिकॉज एक तो नए न्यूज़ में आए हैं एंड दीज आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूरल एरिया को टारगेट कर, रूरल सोसाइटी को टारगेट कर। रूरल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द वनरेबल सेक्शंस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा शुगर सीज़न। शुगर सीज़न क्या इस टाइम के बीच में होता है, ये क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए पूछा बिकॉज एसबीआई पीओ मेंस में पहले ही बता चुका हूँ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर पे क्वेश्चन आया था। वो आई थिंक नवंबर-दिसंबर होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर। तो ये टाइम पूछा गया था कि कब से कब तक होता है ये। हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा मार्च टू अप्रैल, ठीक है। मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, सॉरी अप्रैल टू मार्च होता है हमारा क्या, फाइनेंशियल ईयर। ऐसे ही पहले आरबीआई का फाइनेंशियल क्या होता था, जून जुलाई होता था, अब वो भी फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट ईयर्स होते हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर होता है हमारा अक्टूबर, नवंबर टू अक्टूबर, ठीक है। तो तुम्हारा इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर। ऐसे ही शुगर सीजन कब होता है हमारा, अक्टूबर टू सितंबर, ठीक है। अक्टूबर टू सितंबर हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही मेरे एग्रीकल्चरल ईयर होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आपका जो रबी मार्केटिंग सीजन होता है वो कब से कब तक होता है। तो नबार्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर आरबीआई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। नेशनल पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि इस पर क्या है कि अभी जो हमारा पीएफआरडी है, वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पेंशन सेक्टर, तो उसने क्या किया है, बहुत पहले अमेंडमेंट की गई थी एक्ट के अंदर। उसमें क्या था, चेंजेस आए थे इन ट्रस्ट। ट्रस्टी क्या होता है, जो लोगों की पेंशन का पैसा हैंडल कर रहा है वो ट्रस्ट। उस ट्रस्ट की क्या फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ मैनेजमेंट कैसा, उसके रिगार्डिंग रूल्स को नोटिफाई किया गया है बाय द पीएफआरडीए। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। तो अब मैंने सब क्वेश्चन पूछा है नेशनल पेंशन सिस्टम पे, एनपीएस आपने सुना होगा, ये बेसिकली क्या है, ठीक है। सो क्या ये सिर्फ पेंशन के लिए है? नहीं, ये पेंशन के लिए भी है, प्लस इट ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन टू फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट, इट गिव्स पेंशन प्लस इन्वेस्टमेंट, पेंशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स कैन ज्वाइन। मतलब 18 से 70 साल के बीच में कोई भी सिटीजन इंडिया का, भले वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ अगली स्टेटमेंट है ओपनिंग मल्टीपल एनपीएस अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड। यस, इट इज नॉट अलाउड। तो ये भी क्या है हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट अंडर एनपीएस। देयर आर टियर 1 अकाउंट,
देन देयर इज टीयर 2 अकाउंट, टीयर 1 कंपलसरी होता है, टीयर 2 हमारा वॉलंटरी होता है, वो करना है नहीं करना है, दोनों के रूल्स अलग होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे, तुम्हारे कभी कोई प्रैक्टिस में अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसके बारे में नहीं पूछा है, बट ये पढ़ना भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर स्कीम। बेसिकली क्या होता है, हमारे जो डिस्कॉम्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करके आगे जो हमारी लोगों पे उन पे डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। जनरली ये स्टेट लेवल डिस्कॉम्स होते हैं, एंड ये क्या करते हैं कि बिजली लेके आगे कंज्यूमर्स को बिजली देते हैं। तो ये क्या करते हैं, महंगे में बिजली ले लेते हैं और सस्ते में सब्सिडीज देने के चक्कर में कंज्यूमर जो है उसको सस्ते में दे देते हैं, तो उनके रेवेन्यू कम हो जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग लॉस मेकिंग कंपनीज, ठीक है। तो इसके लिए ही, इनको रिवैम्प करने के लिए ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, विच इज़ अ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इट इज रिजल्ट लिंक्ड इंसेंटिव ऑफ पीरियड ऑफ 21-22 टू 25-26, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो टारगेट है इसके अंदर एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई की कॉस्ट आ रही है, एवरेज रियलाइजेबल रेवेन्यू है, ये क्या हो जाए, 0 तक हो जाए, मतलब आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो पहुंच जाओ, ठीक है। आपका कॉस्ट सप्लाई एंड रियलाइजेबल रेवेन्यू बराबर आ जाएगा, तब ये गैप 0 होगा। 2024-25 तक आपको ये करना है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिस्कॉम्स के लिए है, ठीक है। उनको क्या है, बेसिकली फंड दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड फंड दिया जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ इंप्रूवमेंट करोगे तो आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी, उस फंड से आप अपने रेवेन्यू को भी कवर कर सकते हो, प्लस सिंस यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, तो आपके ऑपरेशंस भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग इट, उसका करेक्ट आंसर है ऑल ए, बी एंड सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा प्लांटेशन टेक्निक बाय कोल PSUs। सो कोल PSUs, यू ऑल नो व्हाट दे डू। ये क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं एंड माइनिंग कर रहे हैं, तो इन पे प्रेशर रहता है, प्लस गवर्नमेंट का वो भी रहता है कि दे हैव टू वर्क बाय द लॉ। तो उनको कहीं ना कहीं जो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करा है, व्हाट दे कैन डू, या तो कैंपा फंड्स होते हैं हमारे, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, तो उसके थ्रू भी पैसा जमा करवा सकते हैं, या फिर व्हाट दे कैन डू, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन फॉरेस्ट लैंड, तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करी तो खुद से भी वो कर सकते हैं। तो एक टेक्निक होती है हमारी मियोकी मेथड, वो यूज़ करके दे आर प्लांटिंग, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है मियोकी मेथड। अब मियोकी मेथड डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नाबार्ड के लिए करें तो आपको मियोकी मेथड का पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली व्हाई इट इज़ अ डिफरेंट मेथड फ्रॉम नॉर्मल प्लांटेशन ग्रोइंग मेथड। तो आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट फॉर RBI इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू नो द नेम हियर। इसके अलावा यू नीड टू स्टडी अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पे, कंपोनेंट्स क्या है GBNF, देयर 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ऑल दोस कंपोनेंट्स यू नीड टू नो। नाउ विल डू कोऑपरेटिव सेक्टर एंड इनिशिएटिव, हमारा आज का क्या है, टॉपिक ऑफ द डे है। तो बिफोर टेलिंग कि क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं, आई विल एक्सप्लेन कि कोऑपरेटिव सेक्टर है क्या। सो जब ये कोऑपरेटिव सेक्टर पढ़ते आप कंफ्यूज हो जाते होगे बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, सो देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। पहली बात तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये इनफॉर्मल है, वेयरएज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर मोर और लेस फॉर्मल, ठीक है, क्योंकि एक एक्ट से चल रहे हैं, देयर आर रूल्स, प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं, वो सब होता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल, एक एक्ट के अंदर कवर रहता है, तो वो एक फॉर्मल है हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे चीज़ हमारे लिए क्या है, इनफॉर्मल है। ऐसे चीज़ का रोल मोस्टली रहता है सेविंग की तरफ एंड फाइनेंसिंग की तरफ। कोऑपरेटिव का भी ऐसा रोल रहता है, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग दैट, बट ऐसे चीज़ का रोल ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है। आपस में आते हैं, फंड सेव करते हैं, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल जाता है एट अ गुड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसएचजीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे अलग है इससे, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द फंक्शंस आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, दे कुड बी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, processing, distribution, banking, like cooperative banks, savings, marketing as I told you, technical assistance हो गया, all these are the functions of cooperative societies, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, ठीक है। तो मोटा मोटा डिफरेंस तो यही है जो मैंने बता दिया है। एंड कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, दे आर गवर्न बाय एक्ट्स।
अगर वो स्टेट लेवल पे है तो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट से होगी, अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में है तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स के थ्रू क्या होगी, गवर्न होगी। तो वो जो है मल्टीपल स्टेट, इट इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे ही लगेगा। ठीक है, अब एक और चीज़, जो हमारा कॉर्पोरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जो 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स हैं हमारे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर, है ना, तो उसमें कॉर्पोरेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, नीदर स्टेट नॉर यूनियन, इट इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट कॉर्पोरेटिव पे भी कोई रूल बना सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू अबाइड बाय दैट। जब तक कुछ दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट होता है कोई किसी प्रोविजन को लेके, तो ऑलवेज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल, बिकॉज कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें पता लग गई आपको। तो नाउ यू नो कि कोऑपरेटिव में और एसएचजीज में डिफरेंस क्या है। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि ये क्यों है। ये क्या है, एक तो डेमोक्रेटिकली गवर्न होती हैं, मीन्स यहाँ पे क्या है, आप वोट करके डिसीजन लेते हो, जो भी इसका मेंबर होगा दे हैव द पावर टू वोट, वन मेंबर वन वोट का यहाँ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नाउ यू आर अ ओनर ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके आप ओनर हो, तो आपको क्या है, यू आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर लोगों पर डिसीजन मेकिंग नहीं रही, जो भी उसका मेंबर है उस पर डिसीजन मेकिंग पावर जा रही है। ठीक है, उसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे गवर्न की जाती है। ठीक है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो क्या होता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पे क्या है, देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स, under different tribes the people in different households. What they are doing, they are going to forest, getting produced minor forest produced, and they are unable to market it because they are unable to process it. अगर हम वहीं पे ही एक बहुत बड़ा सा एक कोऑपरेटिव क्रिएट कर दें, जो क्या कर रहा है, which is a cooperative of no one but these tribal people. Now they are the owners of that cooperative society. They will take their produce to that cooperative society and process it, and now since they are a part of one group, they have a bargaining power, they have economies of scale. अगर वो सब मिलके आपस में प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, पैकेजिंग कर रहे हैं उसकी, तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज एक लार्ज स्केल पे हो रही है, तो पर यूनिट स्केल पर कॉस्ट कम हो जाएगी, सबका फ़ायदा है। उसके अलावा किसी को अगर आगे वो बेचना है उनको, तो दे हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, इंस्टेड की जो प्रोड्यूसर है वो एक एक को रीच करे, जो रिटेलर होलसेलर एक एक को रीच करे, दे कैन डायरेक्टली रीच दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट लॉट ऑफ पीपल्स प्रोडक्ट, तो दे हैव द मोर बार्गेनिंग पावर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ठीक है, अब इसके अलावा व्हाट आर बेसिकली कोऑपरेटिव बैंकिंग, वो हम बात करते हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, देयर आर, इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, देयर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय द, स्पेशल बैंकिंग फंक्शन आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो पहले क्या था, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डू नॉट हैव एनी बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस और एक्ट फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो बाद में अमेंडमेंट की गई इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उन कोऑपरेटिव सेक्टर को वहाँ पे डाला गया, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अगर सेकंड शेड्यूल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो भी उस पर भी जो प्रोविजन कमर्शियल बैंक पे अप्लाई हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो ठीक है, एंड हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस है कि जो हमारे रूरल कोऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर शॉर्ट टर्म में एक होता है पैक्स, These are out of the ambit of Banking Regulation Act. शॉर्ट टर्म में पैक्स होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दिस आर आउट ऑफ द ambit of RBI। ठीक है, तो इसके बैंकिंग फंक्शंस आर गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट। बाकी जितने भी है लॉन्ग टर्म हो गए, बाकी शॉर्ट टर्म हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, सबके बैंकिंग फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द RBI। हाँ, सुपरविजन कौन देखते हैं, नबार्ड देखता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड सुपरविजन। रेगुलेशन में क्या है, आप रूल्स बना रहे हो, बट रूल्स को एनफोर्स करवाना, रूल सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो कौन करवाता है, नबार्ड करवाता है, सुपरविजन देख रहा है। ठीक है, इनका तो RBI ही रेगुलेशन सुपरविजन है, रूरल का नबार्ड देखता है सुपरविजन। ठीक है, अगेन यहाँ बाकी देखो प्रिंसिपल्स विल रिमेन सेम। कोऑपरेटिव बैंक्स भी एज कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ओन्ड बाय इट्स मेंबर्स, एंड इट इज शेयर्ड
वैल्यू क्रिएशन, कि सब आके अपना इनपुट देते हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज़ कि यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजिक इनपुट भी बहुत ज़्यादा मिलता है. सिंस एवरीबडी इज़ एन ओनर, तो कहीं ना कहीं एक अपनी कंपनी के प्रति, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बैंक के पार्ट हो, आपने वहाँ से लोन लिया है, और अगर लोन रीपे नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स पे ही वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. तो पीपल जनरली अबाइड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव बैंक्स प्रिंसिपल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन जनरल. इसकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे जो कोर्स है वहाँ पे वीडियोस हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमने एनरोल कर रखा है. अदरवाइज अगर संपूर्ण पढ़ रहे तो व्हाट वी ट्राई टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है. अब और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, यू कैन लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 43B. उसके अलावा आप देख सकते हैं कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू 97th अमेंडमेंट 2011 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था. ठीक है. ठीक है. तो लाइक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कॉर्पोरेशन, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. बाकी आई होप आपको कोऑपरेटिव सेक्टर ऊपर से पता लग गया हो क्या क्या है. अब इश्यूज़ क्या है इसकी बात कर लेते हैं लास्ट में. इश्यूज़ यहाँ पे एक तो रहते हैं, दे आर नॉट इनफ स्किल्ड. ना उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है, प्लस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं होता है. उसके अलावा पॉलिटाइजेशन ऑफ दी सोसाइटीज़ इज़ वन ऑफ द इशू, कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे आके अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा के उस डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है. फंडिंग का इशू भी रहता है कभी कभी. तो दीज आर द इशूज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स. और उसके अलावा करप्शन भी काफ़ी देखी जाती है इनके अंदर, प्लस इनके इलेक्शन सही से कभी कभी कंडक्ट नहीं होते हैं. तो उसी के ही रिगार्डिंग स्पेशली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में अमेंडमेंट जाके इलेक्शंस पे भी काफ़ी अमेंडमेंट की गई हैं. सो डैट इज़ वन थिंग. अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स की. सो ये इनिशिएटिव्स हैं PM लेड स्टॉर्म फाउंडेशन फॉर एडिशनल 500 पैक्स जो है ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है एंड लास्ट माइल पे रीच करती है ये ऑफ रूरल एरिया. तो अब इनको यूज़ करके काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं पैक्स को. पैक्स को हम एज अ कॉमन सर्विस सेंटर भी लेके आ सकते हैं. पैक्स को एज अ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी बना सकते हैं, प्रोवाइडिंग गोडाउन फैसिलिटीज एक्सेट्रा. सो पैक्स को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट. क्रेडिट के अलावा पैक्स के और भी फंक्शंस हो सकते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है. तो हमें पता है पैक्स का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों ना उसको यूज़ करके हम कम पैसे में बाकी एडिशनल फैसिलिटीज भी फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए. तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ हो रही है. PM led foundations of additional 500 packs across the country for creation of godowns and other agri-related infrastructure. ठीक है. एंड ऑल्सो related project for computerization of 18,000 packs. कंप्यूटराइजेशन बेनिफिट्स क्या है, आपका डेटा रिकॉर्डेड रहेगा, आप ऑडिट सही से कर पाओगे. डेटा आप रिकॉर्डेड है तो ऑडिट कर पाओगे. आपको कोई डिसीजन लेना, आप डिसीजन फास्ट तरीके से ले पाओगे. ठीक है. और कुछ यहाँ पे करप्शन का स्केल भी कम हो जाता है. एंड जो पेपर पे काम होता है वो उसके अगर पेपर लेस हो तो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है. तो किसी को लोन चाहिएगा इसके अंदर तो लोन प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा. ठीक है. प्लस एक ऑल इंडिया लेवल पे पैक्स का डेटा होगा तो गवर्नमेंट को भी कोई स्कीम, कोई सब्सिडी देनी दैट दे कैन प्रोवाइड इन अ वेरी गुड मैनर इफ दे हैव अ डेटा ऑफ पैक्स. ठीक है. ऑल पैक्स टू बी विल बी कंप्यूटराइज्ड बाय अगस्त 2024. ये याद कर लेना कब तक होगी. कंप्यूटेशन ऑफ पैक्स विल नॉट गिव ओनली ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी मॉडर्नाइजेशन टीम बट ऑल्सो गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. अगर हमें पैक्स से पता लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी ज़्यादा गोडाउन्स की डिमांड है और उस गोडाउन के अंदर एक ग्रेन स्टोर की जा रही है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट कैन नो कि यार इस एरिया में इतना ज़्यादा गोडाउन की डिमांड है, तो मतलब यहाँ पे क्या वीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है लेट्स से. तो गवर्नमेंट कैन डू, उनको पता है कि हमारे पास गोडाउन में वीट स्टोर है. So they can tell the startups to go there and make wheat related food. ठीक है ना, for food, especially food processing sector. तो इससे बहुत सारे एडवांटेज आ सकते हैं पैक्स के. ठीक है. Computation of packs will not only bring transparency. ठीक हो गया ये हमारा. More than 54 initiatives have been taken by the Ministry of Corporation Formation. आउटले कितने कंप्यूटेशन है, 2500 करोड़ है. ठीक है. तो ये कुछ इनिशिएटिव, इसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में. सबसे बड़ा इनिशिएटिव तो लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, जिस पे मैंने आज क्वेश्चन बनाए. तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करना. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से आज के हम. पहला क्वेश्चन है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंस सर्वे में. यहाँ मैंने पूछा है कि ये कब से कब तक का हुआ है ये. ठीक है. टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हमारे लिए. और जो
हमारा कंजम्पशन आया है निकल के बहुत रूरल एंड अर्बन, क्या ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है एट करंट प्राइसेस, एंड इसको इम्प्लीमेंट किस अब फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पे और WTO। सो इसमें पूछा कि मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या कर रही है, कन्वीन कर रही है DSB को टू डील विद डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये बताना है कि करेक्ट है या गलत है। एपेट बॉडी जो होती है, इसकी रिपोर्ट्स जो होती है ये DSB के जितने भी मेंबर्स हैं सबको लेनी पड़ती है, जब तक सारे के सारे मना नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है। अगली थर्ड स्टेटमेंट है जो एपेट बॉडी होती है दे कैन मॉडिफाई, अपहोल्ड, रिवर्स द लीगल फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द पैनल। जो DSB का जो डिसीजन है क्या उसको रिवर्स कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये। अगला है हमारा WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स कवर्ड है या नहीं है, ये आपको बताना है। एंड बाकी सब्सिडी पे क्वेश्चन है। उसके आप बोला कि जो करंट WTO का रूल्स हैं क्या ये डोमेस्टिक फूड एड को अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जनरलाइज्ड है क्वेश्चन, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले आपको। अगला है कि सेकी ने लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पे अनवील किया है, दिस यू हैव टू आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, RBI में ऐसे फेज 1 में अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ ऑन मल्टी शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट एक्ट एंड रूल 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला होगा कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि जब कभी कोई लेट्स से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, जैसे वो काम कर रही है उसके पैरेलल में ही ऑडिट करते रहो। जनरली ऑडिट्स कब होते हैं, फाइनेंशियल एंड हुआ फिर पिछले फाइनेंशियल का ऑडिट होता है। इससे बेटर है आप जब काम करो साथ साथ ऑडिट करते रहो, तो कुछ दिक्कत हो रही पहले ही पता लग जाती है, जब जल्दी से उसका सोल्यूशन भी निकल के आ जाता है। उसके अलावा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। फिर डायरेक्टर जो होगा इसका सोसाइटी का वो प्रेजेंट नहीं होगा डिस्कशन में एंड वोट में मैटर्स वेर ही रिलेटिव्स आर इन इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के लिए, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, पता लग ही रहा है आपको। तो आपको क्या यहाँ पे बताना आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ठीक है गाइस, हमारे 5 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या, इनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि डिफरेंट SHGs एंड कोऑपरेटिव वर्क कैसे कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर पैक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, पैक्स के RBI रेगुलेट करता है नहीं करता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इनिशिएटिव, स्पेशली द कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स। इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके सारे फैक्ट्स यू नीड टू नो ऑन टिप्स, ठीक है, कितना फंड है, कितने होने वाले हैं, टारगेट ईयर कब है, कब तक हमने कितने कर देने हैं, ठीक है। सो इसके बारे में दोबारा से पढ़ना एंड इसको याद कर लेना अच्छे से। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।